जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा आप सभी भविष्य के भावी अध्यापकों का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों अधिगम से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सभी के सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए, तो बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि अभी तक आपने जो पढ़ाई की है, जो तैयारी की है, वो किस प्रकार की है, आप इन 30 प्रश्नों में कितने नंबर ला सकते हैं। तो अंत में हमें जरूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप से टेस्ट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सभी वहां पर पीडीएफ मिलेगी जो अभी तक हमने वीडियोस बनाए हैं। ज़्यादातर वहां पर दोस्तों आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी अलग अलग सेक्शन में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप से आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, करके सीखने का विचार दिया। यहाँ पर आपको बताना है करके सीखने का विचार किसके द्वारा दिया गया। कल ही दोस्तों हमने एक वीडियो अपलोड किया है अधिगम के सिद्धांत, विभिन्न अधिगम के सिद्धांत के जो उपनाम है, अन्य नाम है, उनके बारे में एक वीडियो अपलोड किया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उससे संबंधित काफ़ी प्रश्न इस वीडियो में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है करके सीखने का विचार किसके द्वारा दिया गया। जॉन डीवी ने, स्किनर ने, मेस्लो ने या फिर लेविन ने। तो यहाँ पर करके सीखने की बात हो रही है, तो यहाँ विचार जॉन डीवी द्वारा दिया गया। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, किस पर करती है। सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर या फिर व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो यहाँ पर छात्रों में जो सीखने की योग्यता निर्भर करती है वो खुद की व्यक्तिगत भिन्नता पर करती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है। यहाँ पर अन्य चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि वहाँ कौन सा कारक है अधिगम का जो बाधक होता है। अभिप्रेरणा, रुचि, अधिगमित निसहायता या फिर बुद्धि। चारों विकल्पों को देखकर दोस्तों यहाँ पर आप आंसर पता कर सकते हैं कि अधिगमित निसहायता ये अधिगम में बाधक होता है यहाँ कारक। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्ति जब दूसरे को कुछ कार्य करते देख वहाँ कार्य करना सीखता है तो यह कहलाता है। यहाँ क्या कहलाता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करते देख वहाँ कार्य को सीख लेता है तो उसको क्या कहते हैं। क्रिया प्रसूत सीखना कहते हैं, प्राचीन अनुबंधन कहते हैं, सूझ द्वारा सीखना कहते हैं या फिर अवलोकन द्वारा सीखते। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरे को कुछ कार्य करते देख वहाँ कार्य सीखता है तो वहाँ अवलोकन द्वारा सीखना कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम आधारित होता है या फिर सीखना किस पर आधारित होता है। अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर या फिर उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पर जो अधिगम आधारित होता है वो अभ्यास पर भी होता है, प्रशिक्षण पर भी होता है और अनुभव पर भी होता है अधिगम आधारित। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना है। यह परिभाषा किसने दी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। गिलफोर्ड ने, गेट्स ने, किंग्सले एवं गेरी ने या फिर बंडूरा ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो यहाँ परिभाषा है ये गिलफोर्ड द्वारा दी गई। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पठन अभ्यास के दौरान अपने सहपाठी के द्वारा उपहास होने के बाद एक छात्र सार्वजनिक जगह बोलने से डरना शुरू करती है। शास्त्रीय अनुबंधन पदों में उसका नए रूप से अर्जित भय इस पर होगा, किस पर होगा। अनुबंधित प्रतिक्रिया पर होगा, अनुबंधित उद्दीपन पर होगा, प्रतिबंधित प्रतिक्रिया पर होगा या फिर प्रतिबंधित उद्दीपन पे होगा। तो यहाँ पर उसका जो भय होगा दोस्तों वो अनुबंधित प्रतिक्रिया पर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। खेलना है, चिंतन है, दौड़ना है या फिर प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चिंतन। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी क्या है। संवेदना है, व्यक्तित्व है, संप्रत्यय है या फिर सूझ है। तो यहाँ पर जो गेस्टाल्टवाद के अनुसार आपको बताना है समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी क्या है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी है सूझ। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य, यहाँ पर आपको अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य बताना है क्या होगा। बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यक्रम का पूरा होना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य होता है बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांतों में किसने किया। हल ने, बंडोरा ने, टालमेन ने या फिर गथरी ने। तो यहाँ पर जो अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन किया अपने सिद्धांतों में वो टालमेन द्वारा किया गया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। टालमेन ने अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांतों में किया। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्यापन करवाना चाहिए, अधिगम के किस नियम पर आधारित है। यहाँ पर आपको बताना है ये अधिगम के किस नियम पर आधारित है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, आंशिक क्रिया नियम, बहुप्रतिक्रिया नियम, आत्मीकरण का नियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आत्मीकरण का नियम। जो अधिगम के किस नियम पर आधारित है, तो ये आत्मीकरण के नियम पर आधारित है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, टंकन कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यहाँ किस सिद्धांत के अनुसार है। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ किस सिद्धांत के अनुसार है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अनुसार, बंडोरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार या फिर थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार टंकन कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यहाँ थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है, ये किसके अंतर्गत आता है या फिर किसका सिद्धांत है। अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, शिक्षण का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत या फिर अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अधिगम का सिद्धांत। जो अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है वो अधिगम का सिद्धांत है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर के इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है। यहाँ उदाहरण है, यहाँ किसका उदाहरण है। कोई बच्चा है वो डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन देखकर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसका ये पूर्व का अनुभव है, पहले भी ये अनुभव वो कर चुका है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ संबंध किसका है या फिर यहाँ उदाहरण किसका है। प्राचीन अनुबंधन का है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का है, प्रयास एवं त्रुटि का है या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है यहाँ उदाहरण प्राचीन अनुबंधन का है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक अधिगम प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना कहलाता है, क्या कहलाता है। विलोपन कहलाता है, सामान्यकरण कहलाता है, विभेदन कहलाता है या फिर अनुबंधन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विलोपन। एक अधिगम प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना विलोपन कहलाता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया कैसी होती है। यूसीएस होती है, सीएस होती है, सीआर होती है या फिर यूसीआर होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यूसीआर होती है। क्लासिक अनुबंधन में भोजन की प्रति जो लार की अनुक्रिया होती है वो यूसीआर होती है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किस वस्तु को देखता है, किसी विशेष भाग के आधार पर, समग्रता के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर या फिर आवश्यकता के अनुरूप। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार बताना है व्यक्ति किस वस्तु को देखता है, तो वो समग्रता के आधार पर देखता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को समग्रता के आधार पर देखता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में वो कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है, अंतर्दृष्टि सही प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है, अंतर्दृष्टि तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संबंध देख लेता है, या फिर अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। यहाँ कथन सत्य नहीं है क्योंकि जो अंतर्दृष्टि होती है वो अचानक से पैदा होती ना कि धीरे धीरे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न में अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभावों पर निर्भर करता है। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा अनुबंधन है जो उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभावों पर निर्भर करता है। वहाँ कौन सा अनुबंधन है? प्राचीन अनुबंधन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, आभासी अनुबंधन है या फिर पश्यगामी अनुबंधन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पश्यगामी अनुबंधन। पश्यगामी अनुबंधन उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभावों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है, किस पर करता है? शिक्षक पर करता है, छात्रों की सक्रिय रुचि पर करता है, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर करता है या फिर उपरोक्त सभी पर करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो अच्छा अधिगम निर्भर करता है वो शिक्षकों पर भी करता है, छात्रों की सक्रिय रुचि पर भी करता है और उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोगों पर भी एक अच्छा अधिगम निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा, उपरोक्त सभी पर। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया, स्किनर के, गिलफोर्ड के, पियाजे के या फिर बर्न के। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पियाजे। यहाँ जो कथन दिया गया ये पियाजे द्वारा दिया गया कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वहां लाल पौधे या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा या फिर डरने लगी। यहाँ किसका उदाहरण है? उद्दीपक सामान्यीकरण का है, अनुक्रिया सामान्यीकरण का है, उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों सामान्यीकरण का है या फिर ना तो उद्दीपक सामान्यीकरण का है और ना ही अनुक्रिया सामान्यीकरण का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ उदाहरण उद्दीपक सामान्यीकरण का है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा होता है? यहाँ पर अध्ययन का उच्चतम स्तर बताना है कौन सा होता है। श्रृंखला अधिगम होता है, समस्या समाधान अधिगम होता है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम होता है या फिर अनुकूलित प्रतिवर्त अधिगम होता है। तो यहाँ पर जो अध्ययन का उच्चतम स्तर होता है वो समस्या समाधान अधिगम होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वहाँ कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता, कौन सा कारक है दोस्तों जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता? प्रेरणा, अधिगम विधि, वर्ष का माह या फिर विषय वस्तु की प्रकृति। चारों विकल्पों को देखते ही दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है आपने आंसर चुन लिया होगा। वहाँ वर्ष का माह है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा तीसरा वाला। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक थार्नडाइक के अधिगम से सम्मिलित नहीं है? तत्परता, अभ्यास, गुणवत्ता या फिर प्रभाव। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गुणवत्ता। गुणवत्ता कारक दोस्तों थार्नडाइक के अधिगम से सम्मिलित नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों ही नियम या फिर ये तीनों ही कारक थार्नडाइक के अधिगम से सम्मिलित है, क्योंकि थार्नडाइक ने दो नियम बताए। कौन कौन से? एक होता है प्रमुख नियम और दूसरा होता है गौण नियम। प्रमुख नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गौण नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं, याद रखिएगा। प्रमुख नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं और गौण नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। ये प्रश्न में पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? कक्षा, कक्ष वातावरण, स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य, अध्यापक का संप्रेषण या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है वो कक्षा, कक्ष का वातावरण है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियमों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था कि थार्नडाइक ने सीखने के 2 नियम बताए हैं। कौन कौन से? एक होता है मुख्य नियम, दूसरा होता है गौण नियम। यहाँ पर गौण नियम के अंतर्गत पूछा गया है। देखिए मुख्य नियम के बारे में बता चुका हूँ, 3 नियम बताए गए हैं। मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 नियम होते हैं। और गौण नियम में 5 नियम आते हैं जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। मैं इसके आंसर के बाद उसके बारे में बताऊंगा 5 नियम कौन कौन से हैं थार्नडाइक के द्वारा। गौण नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम, मानसिक स्थिति का नियम या फिर आंशिक क्रिया का नियम। इन चारों विकल्पों में आपको बताना है कि थार्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियमों में इन चारों विकल्पों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रभाव का नियम, क्योंकि प्रभाव का नियम मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया गौण नियम के 5 गौण नियम को 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से? बहु प्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक
आंशिक क्रिया का नियम और सहचर्य परिवर्तन का नियम। ये 5 नियम गुण नियम के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गुण नियम के बारे में बात करें तो मैंने अभी आपको बताया, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सहचर्य परिवर्तन का नियम। ये 5 नियम गुण नियम के अंतर्गत आते हैं। तो इन दोनों बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, ज्ञान क्या है? यहाँ पर इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कि ज्ञान क्या है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, ज्ञान अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का परिणाम होता है ज्ञान। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं वरन यहाँ कहीं अधिक है। यह क्या है? व्यवहार परिवर्तन है, व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित है, विद्यार्थियों के लिए मार्ग निर्देशिका है या फिर दृष्टिकोण में परिवर्तन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ व्यवहारगत परिवर्तन है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। और यहीं पर हमारे जो अधिगम के 30 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर ऐप से को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।